आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कांदिवली पूर्व में नगर सेविका डॉक्टर अजंता यादव द्वारा अखंड रामायण पाठ का आयोजन संपन्न। मुंबई कांदिवली पूर्व स्थित हनुमान नगर के ज्ञान तारा अकेडमी में 9 अप्रैल से 10 अप्रैल तक अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन पूर्व नगर सेवक एवं उत्तर मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजपति यादव और नगर सेविका डॉक्टर अजंता यादव द्वारा किया गया। 2 दिनों तक चले इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया और श्री रामायण पाठ का श्रवण किया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग भी उपस्थित रहे, जिनमें पूर्व आमदार रमेश सिंह ठाकुर, भाजपा नेता पप्पू सिंह, कांग्रेस नेता ब्रिजेश सिंह और गणेश कामले सहित अन्य दलों के नेता, समाज सेवक और व्यापारी गण शामिल थे। आयोजन के दौरान राजपति यादव और डॉक्टर अजंता यादव ने उपस्थित अतिथियों का रामनामी दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया और उन्हें सह सम्मान प्रसाद व जलपान कराया। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। मैं बताना चाहता हूं कि हर वर्ष की बात इस वर्ष भी डॉक्टर अजंता यादव, जो कि मुंबई की पूर्व अध्यक्षा कांग्रेस पार्टी की रह चुकी है, अब इस वर्तमान समय में वार्ड क्रमांक 28 की नगर सेविका है। आज भगवान की कृपा से इस बार जो उन्होंने चुनाव जीता है और उस खुशी में हर वर्ष की बात इस वर्ष भी रामचरितमानस पाठ का कार्यक्रम का आयोजन किया है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं डॉक्टर साहब क्या कुछ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मेट्रो दिनांक चैनल और जस्टिस 24 की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप, कार्यक्रम का आयोजन किया है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे सभी नागरिकों का बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत आभार मानती हूँ कि फिर एक बार उन्होंने हमारे और मेरे पतिदेव मेरे परिवार पे विश्वास रखा और इतना कायम ये विश्वास को कायम करने के लिए मैं हर एक उस मंजिल को छूने की पूरी कोशिश करूंगी और प्रार्थना करती हूँ कि हर सेवा में दे सकूँ अपने नागरिकों को। आज हमने हर साल की तरह अखंड रामायण का पाठ रखा है। मेरे आदरणीय पतिदेव, उनके पिताजी, मेरे ससुर जी की पुण्यतिथि के निमित्त में हमने हर साल ये एक पाठ रखने के लिए हमेशा प्रयास किया है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मेरे पतिदेव राजपति यादव जी ने, जिन्होंने हर साल ये पाठ रख के नागरिकों की सेवा की है। और मैं यही चाहती हूँ, भगवान राम से प्रार्थना करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं जिस वजह से चुन के आई, जो लोगों को मैंने कहा है कि मैं ये काम करूंगी, वादा किया है, उस वादा को पूरा निभाना है मुझे। मैं भगवान राम, हनुमान जी और सभी देवताओं का आशीर्वाद ले रही हूँ कि जितनी भी चैलेंजेस मेरे सामने आए उसको मैं पार कर सकूं। और आज ऐसी परिस्थिति है जिसमें नागरिकों की आवाज़ को दबाया जाता है, तो ये आवाज़ को उठाने के लिए, उनके लिए लड़ने के लिए और हर एक सुविधा जो हनुमान नगर को अब वंचित है हम उसको पाने के लिए मैं सभी नागरिकों को सुख और सुखी रहे, उनको कोई दुख ना हो और हर सेवा में दे सकूं, यही आज प्रार्थना करती हूं। और अखंड रामायण का पाठ में हमने सभी हनुमान नगर के मेरे सभी प्यारी बहनें, मेरे सभी वरिष्ठ, मेरे सीनियर सिटीजन्स, सभी बच्चे, युवा, सबको हमने इनवाइट किया है। आप भी इस निमंत्रण में हैं और आप भी आए हो। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और यही कहती हूँ कि मिलके एक हम अच्छा हनुमान नगर बसाएंगे और विकास की ओर ले जाएंगे। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों आपने श्री भागवत पुराण का भी पाठ कराया, अगले वर्ष भी कराया था। क्या सोच करके पाठ कराए और क्या सोच करके अभी रामचरितमानस पाठ का कराया? ऐसा है कि भक्ति भाव ये प्रथम दिख रहा है मुझे कि यही सभी के लिए एक अच्छी आगे बढ़ने का यही सहारा है। अब यही सहारा है। अब भगवान का नाम लीजिए, भजन करिए, कीर्तन करिए, ताकि कि देखिए आज आप देख रहे हो कि हर युवा ड्रग्स के साथ कितने तकलीफ़ में से गुज़र रहे हैं। अगर हम युवाओं को, उनके माता पिताओं को अगर धर्म की ओर ले जाते हैं और अगर भजन कीर्तन की ओर ले जाते हैं तो उम्मीद है कि कम से कम क्राइम हो। आज आप देख रहे हो महिलाओं पे कितना अत्याचार हो रहा है, तो ये एक डाइवर्जन है, ये एक मन का डाइवर्जन है। भक्ति भाव में अगर दिन भर लगे रहेंगे तो शायद कोई गलत काम करने की उनकी कोशिश नहीं रहेगी। खासकर लड़कों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि आपने एक महिला को, हर एक महिला को सम्मान देना चाहिए, उनके लिए, उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। तो अगर हम
हनुमान नगर को भक्ति भाव में ले जाते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम इस उम्मीद में ले जा रहे हैं कि अच्छे नागरिक बने, जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, क्योंकि आज मोबाइल एक ऐसी दुनिया है जो गलत रास्ते में जाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि मोबाइल में सारी चीज़ दिखते हैं और जो गलत होता है वही युवा देखता है। तो अगर भक्ति भाव में अगर ये लीन हो जाते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी राह सही रहेगी। तो हनुमान नगर आप देख रहे हो, हर जगह आप देख रहे हो, चाहे मलाड में भी देख लीजिए, महिलाएं तो पूरी कोशिश करती हैं, शिव चर्चा रखती हैं हर हफ्ते, हर दिन दोपहर में आप देखिए हर जगह, हर घर में, छोटे छोटे घरों में भजन कीर्तन शिव चर्चा के होते रहते हैं। तो एक अच्छा माध्यम है और इससे शांति मिलती है और अच्छा वातावरण लगता है। और जो हम सोचते हैं कि बस एक साथ काफ़ी चुनौतियाँ हैं। अब आप देखते हो कि हर जगह डेवलपमेंट की इश्यूज़ आ रही हैं, डेवलपमेंट में डेवलपर्स आ रहे हैं, अलग अलग तरीके के डेवलपर्स आ रहे हैं, वो न्याय नहीं दे पाते हैं नागरिकों को। नागरिक हमेशा टेंशन में रहते हैं, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं, डायबिटीज़ हो जा रहा है, तो ये सारी टेंशन की वजह से होता है। तो अगर आप पहले भी जैसे बोलते हैं कि योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है, तो इसी तरह भजन कीर्तन करेंगे तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। सेहत में कोई परिणाम नहीं होगा और मैं चाहती हूँ कि मेरे हनुमान नगर के वासी सेहत से स्वस्थ रहें, खुश रहें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ये जो आपने आप रामचरितमानस पाठ का कार्यक्रम का आयोजन किया है और 2 वर्षों से लगातार आप श्रीमद् भागवत का, क्या आपकी ये मानता थी कि मैं चुनाव जीतूंगी तो ही मैं ये कार्यक्रम कराऊंगी, या ऐसा कुछ था कि आपने अपने मन से क्या सोच करके ये जो रामचरितमानस और अखंड रामायण है ये हम काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं। मुझे लगता है ये कम से कम 12-13 साल हो चुके हैं, बिकॉज़ मैंने कहा कि मेरे ससुर जी एक्सपायर हो गए थे यही महीने में और यही दिन 9 अप्रैल, तो उस वक्त हम लोग 8-9 जो भी तिथि हमको मिलती है हम उनके पुण्यतिथि पे रामचरितमानस का पाठ रखते हैं। तो ये हाँ, लेकिन जीतने के लिए तो बहुत सारी हमने भगवान से प्रार्थना की है। सही में ये तो है, तो सच है कि भगवान के सिवा तो कुछ भी संभव नहीं था। आज अगर हम 5000 के लीड से जीते हैं तो इसमें सही में मेरी मशीन तो सेट नहीं हुई, तो मैं भगवान को ही उसका श्रेय दूंगी, क्योंकि सब जगह यही था कि अगर मशीन सेट हो जाएगी तो हम क्या करेंगे। मगर हमेशा कांग्रेस यही आरोप लगाती है, जब हारती है तो बोलती है कि उसमें ईवीएम में गड़बड़ी, और जीत जाती है तो अभी जैसे आप बोल रहे हैं। लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी तो है, क्योंकि आप देखिए, हाँ अभी भी आप देखिए लोखन ईवीएम में गड़बड़ी तो है, क्योंकि देखिए जहाँ पे भाजपा सरकार ने काम नहीं किया है, हाँ बतुल भातरकर को देख लीजिए ना, आमदार को ही देख लीजिए ना, इतने सालों में तो डीपी रोड निकाला नहीं। 2012 से मैं डीपी रोड को निकाल के उनके सामने एक प्लेटफॉर्म दे दिया, मैंने एक थाली परोस के रख दी। आप देखिए ना, थाली परोस के मैंने 2017 में उनको थाली परोस के रख दी ना, उनको बीएमसी को हैंडओवर की प्रोसीजर करनी पड़ी, महिंद्रा कंपनी से उनको लड़ना नहीं पड़ा, फॉरेस्ट को डिलीट नहीं करना पड़ा, जो मेन मुद्दे थे, जो तकलीफ़ें थी, वो सारा मैंने 2012-17 में उनको थाली परोस के दी। लेकिन परोसी हुई थाली को भी वो खा नहीं सके, क्योंकि 2017 में, आज 2026 में उन्होंने जो 300 घर अभी जा रहे हैं, 300 घर अपने पीएपीज अभी जा रहे, तो ये 300 घर 2017 के बाद भी जा सकते थे। उनकी सरकार थी, वही बैठे हैं, वही सब है करता धरता। तो एक सवाल उनको पूछिए कि 2017 से 2026 क्यों समय लगाया। वो 300 घर तो आज ही जा रहे हैं ना, तो उस दिन भी जाते। वही प्लान तो वही था कि 300 घर को घर के बदले घर देना है और 5 किलोमीटर के एरिया में देना है, यही प्लान है, और कोई प्लान ही नहीं था। तो आप इसका मतलब असफल रहे हो। नागरिकों को उनका हक अब 10 साल के बाद ख़त्म कर रहे हो, कितनी बड़ी। और देखिए एक छोटी नगर सेविका जो 2012 और 17 5 साल में हमने महिंद्रा कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी से हमने उनका डीपी रोड उनसे लिया और बीएमसी को हैंडओवर किया, बराबर। उसके बाद जो सिंह स्टेट का 250 मीटर का जो रास्ता है, जो फॉरेस्ट, प्राइवेट फॉरेस्ट में था, किसी को पता नहीं था, लेकिन प्राइवेट फॉरेस्ट को आप अपने गांव में भी एक टुकड़े को आप डिलीट नहीं कर सकते। हमने तो एंटायर
सिंह स्टेट को प्राइवेट फॉरेस्ट से डिलीट किया। आनंद महेंद्र जी ने कहा कि मैं अपना 300 मीटर रास्ता देने को आपको तैयार हूँ मैडम, लेकिन मुझे ये बताइए पहले आप प्राइवेट फॉरेस्ट हटा सकोगे? अगर वो हटा सकोगे तो मैं ये रास्ता दूंगा। मैंने उनसे कहा, मैंने वादा किया सर मैं हटा सकूंगी, फ्री में आपके पास आऊँगी। मैंने प्राइवेट फॉरेस्ट को डिलीट करवाया प्रॉपर्टी कार्ड से, जो बहुत बड़ी बात है, जिसमें 2012 से लेके 2015 तक मेरा प्रयास रहा। उसके बाद ही ये रास्ता मैं आनंद जी ने हमें दिया है, डीपी रोड का मतलब ये है कि वो पब्लिक का रोड है और अगर स्ट्रक्चर्स उस पे है 1960 से ये डीपी रोड पे अपनी कंपनी बसाई हुई थी। लेकिन जब मैंने प्राइवेट फॉरेस्ट को डिलीट करवाया बहुत मेहनत से, इतना आसान नहीं था, जो भी मुझे प्रोसीजर लगा, मुझे 2012 से 2015 तक प्रयास करना पड़ा। बीएमसी के द्वारा हमने फॉरेस्ट के अधिकारियों के साथ 100 पेज का पूरा लिखा है, फॉर्म भरा है, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उसमें रहती हैं, परमिशंस रहती हैं। फॉरेस्ट की परमिशन इतनी छोटी नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ करने में मैंने इतनी मेहनत की, लेकिन मैंने 5 साल में रास्ता दिया मेरे लोगों को, और बचा क्या? उनको खाली 300 घर को घर देना था। तो आप सोचिए, एक छोटी नगर सेविका जो 5 साल में पूरा रास्ता दे देती है, बना के भी दे देती है, नाला के ऊपर भी रास्ता कवर किया मैंने, लेकिन एक आमदार 2017 से 2026 तक 300 घर को घर नहीं दे पा रहे हैं। आज उन्होंने शुरुआत की है 10 दिन पहले, आप देख रहे हो। क्या लोकसभा का चुनाव आ रहा है, इसके लिए तैयारी कर रही है? बिल्कुल, वो तो जुमला ही है सारा। ये डीपी रोड उनसे पूछिए, जब वो जीते नहीं थे, 2014 में जीते, मैं 2012 में जीती हूँ। मैं 2012 में डीपी रोड का निर्माण शुरुआत उसकी हमने की है, उसके पायोनियर्स हम हैं। सारे पेपर मेरे पास है, मैं चैलेंज करती हूँ कि भाजपा की सरकार मेरे सामने आके बैठ जाए और मेरे को पेपर दिखाए कि 2012 में क्या कर रहे थे। लेकिन 2012 में जीत के जाने के बाद हमने ये डीपी रोड लोगों के लिए क्यों निकाला, किसी को पता भी नहीं था कि डीपी रोड से महिंद्रा कंपनी के अंदर से डीपी रोड है। ये डीपी प्लान में मेरे पतिदेव आदरणीय राजपति यादव जी ने ये पूरी प्लान देखने के बाद रियलाइज़ किया कि अकुरली रोड की ट्रैफिक कंजेशन सिर्फ एक ही चीज़ से कम होगी, अगर हमें एक और रास्ता मिलेगा तो यही चीज़ से कम होगी, अकुरली रोड की ट्रैफिक। तो हमने डीपी रोड का निर्माण किया। लेकिन आप देख लीजिए, एक छोटी नगर सेविका और एक बड़ा आमदार, उनका फ़र्क देख लीजिए आप। 5 साल में सारे परमिशंस महिंद्रा कंपनी के, सारे परमिशंस प्राइवेट फॉरेस्ट के, और ट्रांजिट कैंप 200 मीटर पे ट्रांजिट कैंप की, उसको भी डिमोलिश करवाया। जो इसकी थी सापूजी पोलन ने, एक वहाँ पे जो बिल्डर है उन्होंने एक ट्रांजिट कैंप बनाया डीपी रोड पे। इतनी सारी चीज़ें हमने क्लियर की, लेकिन उन्होंने 300 घर को घर अब शुरुआत की है। तो ये जुमला ही है और क्या है? ये चीज़ पहले भी कर सकते थे ना, मेरे से तो ज़्यादा नॉलेज है उनको भाई, मैं तो छोटी हूँ उनके। मगर आपकी डिग्री तो बहुत बड़ी है ना डॉक्टर साहब आपकी? नहीं, मेरी डिग्री बड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये है कि कांग्रेस की लोग मेहनत करते हैं, लोगों के संपर्क में रहते हैं, ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं और समझते हैं लोगों की तकलीफें, और इसलिए उसका रिजल्ट मिलता है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। आप बताइए, उन्होंने इतने साल आमदार रहे, ट्रैफिक के लिए उन्होंने क्या किया? मैं तो डीपी रोड लाई थी और आज चालू हो रहा है, लेकिन उन्होंने क्या किया? उनको भी पूछिए कि और क्या किया, और क्या किया? कुछ और भी तो ला सकते थे, आज वो आमदार थे, हजारों फ्लाईओवर बन सकते थे। तो इसके मतलब ये है कि ये जो मशीनें हैं इसमें भी सेटिंग होती है। जनता यादव ने कुछ बातें ऐसी बताई है जो कि गले, उन्होंने एक बात कहा कि जैसा कि हमेशा आए दिन होता है कि जब चुनाव जीत जाते हैं तब ये बोलते हैं मशीन सही है, अब अगर ऐसा कुछ होता है तो बोलते हैं मशीनें खराब हैं। अभी मगर डॉक्टर साहब ने ये विश्वास कर लिया, नहीं इस बार की मशीनें ठीक थी, मगर मेरी मशीनें गड़बड़ी नहीं थी, मगर फिर भी इस तरह से आरोप लगा। दोस्तों, ये एक बड़ी बात उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा। डॉक्टर साहब की सबसे बड़ी विशेषता
ये है कि चाहे स्वास्थ्य विभाग का हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे नाली और गटर का हो, चाहे श्मशान भूमि का हो, चाहे डीपी रोड का मुद्दा, हमेशा सभागृह में, मनपा के सभागृह में हमेशा गरजती रहती है, जिसको लेकर दोस्तों उनका हमेशा चर्चा में बनी रहती है। दोस्तों ये सब कल मैंने डेंगू मलेरिया के जो लार्वे बोलते हैं, जिसको आड़े बोलते हैं मराठी में, डेंगू मलेरिया जो ऐसे चलते हैं, देखो जो मिलते हैं ना, जहाँ आप साफ पानी में देखो आपको दिखेंगे कीड़े जैसे दिखते हैं, बट वो डेंगू मलेरिया के लार्वे बोला जाता है। मतलब वो जैसे कि पैदा होते हैं तो अंडा जब फूटता है, हाँ, तो वो चलता है छोटा सा, उसको बॉटल में डाल के मैंने वेस्टर्न सबब के कमिश्नर के हाथ में दिया कल, क्योंकि डेंगू मलेरिया के जो सर्वेलेंस के कर्मचारी हैं उनका काम बंद है, उन्होंने आउटसोर्स किया है। एक्चुअली उन्होंने अपॉइंट करने चाहिए कर्मचारी हमारे। जब आपके पास वैकेंसी है, एक तो अपॉइंट नहीं करते, एक वार्ड में 2 इंसान फॉगिंग करते हैं, बराबर है। हमारे 13 वार्ड है, आर साउथ में 13 वार्ड है। 13 वार्ड मतलब कितने हुए? 26 चाहिए फॉगिंग करने वाले, 26 चाहिए। हमारे पास अभी कितने हैं? 7 लोग 13 वार्ड में फॉगिंग कैसे करेंगे? रोज तो होगी नहीं। दूसरी बात, जो डेंगू मलेरिया के सर्वे करते हैं, घर घर में सर्वे करते हैं, डेंगू मलेरिया का सर्वे करते हैं, घर घर में जाते हैं, पानी, साफ पानी जो जमा रहता है, लोगों को समझाते हैं कि साफ पानी जमा है, इसके अंदर डेंगू मलेरिया के मच्छर बनेंगे, पनखेंगे, तो आप साफ पानी जमा मत करिए, ड्रम को कवर करिए, प्लांट्स, मनी प्लांट्स में पानी डालिए तो उसको चेंज करिए हर दूसरे दिन, तीसरे दिन। वो सर्वेलेंस के एक वार्ड में 44 लेबर चाहिए, 44, वो बंद है। इन्होंने आउटसोर्स किया है बहुत सालों से। इस बार जो टेंडर है, उन्होंने टेंडर ही कॉल नहीं किया है, इन्होंने एडवर्टाइजमेंट ही नहीं दी है, और इन्होंने ये कहा है कि वेस्टर्न सबब गोरेगांव से लेकर दहिसर तक हम एक साथ एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे। तो कब निकालेंगे, कब लेबर आएंगे, कब डेंगू मलेरिया पे कंट्रोल होगा? प्री मानसून में वो दिख रहे हैं। मैंने उनको बॉटल में लेके गई थी, मेरे वार्ड में से निकल के आया था कल ही, मैं उनके हाथ में दी और मैं बोली ये देखिए प्री मानसून में ये हाल है, तो मानसून में क्या होगा? और आपके अगर कर्मचारी, सर्वेलेंस वाले कर्मचारी नहीं है तो हर एक को डेंगू मलेरिया हो जाएगा, क्योंकि आप बचाओगे कैसे? जब दवाई डालोगे, ड्रम में दवाई डालोगे, तो दवाई डालने वाले लोग ही नहीं है आपके पास, कर्मचारी नहीं है, ना कामगार है, तो फिर क्या? ये हाल है बीएमसी का। 80 हजार करोड़ की बजट, उसका ये हाल है कि अब मॉनसून आ रहा है, डेंगू मलेरिया की पेशेंट को बचाने की तैयारी ही नहीं है। मगर जिस तरह से डॉक्टर साहब ये जो लार्वा मिला है, जो मच्छर मिले, ये कहाँ पे मिले और कभी और फिर? साफ पानी में मिले, ड्रम में मिले। और आपको पता है लोग अभी गांव चले जाएंगे, ड्रम भरा हुआ रख के चले जाएंगे, तो कितने मच्छर उसमें से आएंगे? ये कभी अपने कमिश्नर को आपने कल दिया, कल स्टैंडिंग कमेटी में, आज पेपर में भी आया, देखिए। दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँ, देखिए मैं बताता हूँ, हमेशा चर्चा में रहने और हमेशा मुद्दे को उठाने का काम करते हैं। ऐसे डॉक्टर अजंता यादव स्वास्थ्य विभाग को लेकर कितना वो चर्चित रहते हैं। जैसा कि उन्होंने एक बात, कुछ बातें डॉक्टर साहब ने बताया है कि कर्मचारियों की संख्या कम है और वार्ड इतना है। देखिए अभी देखिए यहाँ पे अभी डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं कि ये देखो अखबार में, ये आज के अखबार में भी ये न्यूज उनके मुद्दे को उठाया है उन्होंने। इस तरह से दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ कि हमेशा डॉक्टर साहब हमेशा, चाहे स्वास्थ्य विभाग का मुद्दा हो, चाहे गटर नाली का हो, किसी भी मुद्दे को उन्होंने पूरा हिलाने का काम करते हैं। दर्शकों एक बात बता दे रहा हूँ, जैसा कि उन्होंने बताया कि संख्या इतनी कम है, कर्मचारियों की संख्या कम है, वार्ड ज़्यादा है, तो कैसे होगा? अब ये कि चाहे पी उत्तर विभाग हो, चाहे पी पूर्व हो, सभी गार्डनों में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको आज 2 महीने से पगार नहीं मिला है, जिसको लेकर के इसके पहले मैंने शिवसेना के नेता वैभव हरकर से भी मैंने बात किया था, जो पी पूर्व में है कई गार्डनों का। तो इस पर क्या कहना है कि जिस तरह से पगार नहीं 2 महीने से, इसका वजह क्या होगा? देखिए ऐसा है कि पूरी महापालिका पूरी फेल है, क्योंकि उनके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है। उनके पास एक तो कोई भी काम करने पे कोई निरीक्षण वाले ऑफिसर्स नहीं है,
और जैसे अभी आपने देखा कि लास्ट टाइम भी 6 करोड़ के ऊपर का बजट बनाया था ना रस्तों का, जिसमें डेप्यूटी सीएम ने शिंदे ने आदेश दिया था कि सब सीसी सीमेंट हो जाए, लेकिन फिर भी खड्डे हो गए थे। खड्डे में रोड था कि रोड में खड्डे था पता नहीं चल रहा था अगले साल मानसून में। तो इस तरीके से इनका जो काम है, इनका जो नियोजन है, ये पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है। तो अगर उनको पगार देनी है तो इनको टाइमलाइन फिक्स होता है, उसमें देना चाहिए। इसका मतलब ये है जो ये पगार वाले सिस्टम में जो बैठते हैं, जो लोग बैठते हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनकी नाकामियां हैं, इसके वजह से नहीं दे पा रहे हैं ना। देना तो चाहिए उनको पूरा, लेकिन उनको देना ही नहीं, उनकी मानसिकता ही नहीं है। मगर क्या ये मानती हैं डॉक्टर साहब कि ये पूरा मुंबई महानगर पालिका एकदम खोखली हो चुकी है? पूरा ये इतना दिन चुनाव नहीं हुआ था, पूरा इतना दिन चुनाव नहीं हुआ था, कोई नगर सेवक नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन ही अपनी तरीके से चल रही थी और उसको कंट्रोल करने वाले फडणवीस और शिंदे सरकार थी, आप तो देख ही रहे हो। तो इनको तो अपनी पड़ी है ना, इनको लोगों की तो पड़ी नहीं। अगर लोगों की पड़ी होती तो अगले साल भी आपने देखा मानसून में पूरा मुंबई डूब गया था, खड्डे हो चुके थे, तो गए कहाँ, इतना फंड कहाँ गया? और आपने देखा किस तरीके से उन्होंने दूसरे पार्टी के लोगों को अपने पार्टी में लिया, उनको कहाँ से फंड दिया, और जो फंड इन्होंने फिक्स डिपॉजिट में भी रखा था उसको भी तोड़ा है ना, वो भी तो तोड़ा है पैसा, वो भी तो सबको बांट दिया है उन्होंने। तो जब सबको बांटने में ही लगेंगे तो फिर काम कब करेंगे लोगों का? तो इसके लिए उनका पगार भी नहीं दिया होगा इसमें। मगर डॉक्टर साहब, आपने सभागृह में कौन कौन से मुद्दे अभी तक उठा चुकी हैं? अभी तो मैंने एक तो ये उठाया है, डेंगू मलेरिया के जो कर्मचारी सर्वेलेंस के नहीं है, जो काम बंद है, जो अब प्री मानसून में ऑलरेडी डेंगू मलेरिया के हमको दिख रहे हैं, लार्वे दिख रहे हैं, तो ये बढ़ते चले जाएंगे। तो इसको कोई कंट्रोल, जब कोई जाएगा ही नहीं, लोगों में जागरूकता पैदा ही नहीं करेगा, तो ये तो बढ़ते ही चला जाएगा। लोग जमा करते जाएंगे, साफ पानी में ही होते हैं। और दूसरा मुद्दा उठाया मैंने घन कचरा विभाग का। घन कचरा विभाग में आप देखिए ना, मुक्त बोलते हैं कचरा मुक्त मुंबई, किधर है मुक्त? सब जगह आप देखिए, मलाड में देखिए, हनुमान नगर में देखिए, सब जगह देखिए आप कचरे का ढिगला बना हुआ है। तो इनके पास जो गाड़ियों को जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉम्पैक्टर्स का जो आती है ना, कॉम्पैक्टर्स आते हैं ना पिकअप करने को कचरा, तो इनको आने चाहिए हर 3 या 4 घंटे में एक बार आने चाहिए, लेकिन ये तो पूरा 24 घंटे में भी एक बार नहीं आते हैं। तो ये सब चीज़ें जो चल रही है, और जो ये कह रहे हैं कि हमने इतना फंड इसमें डाला है, लेकिन कुछ तो दिखता नहीं है। आप देखो पूरी मुंबई कचरे में डूबी हुई है। तो ये भी मैंने मुद्दा लिया है कि जो दत्तक वस्ती योजना संस्थाओं को दिया जाता है काम, तो संस्थाओं को जब काम दिया जाता है, स्वयं सेवक अपॉइंट होते हैं, तो स्वयं सेवक जो अपॉइंट होते हैं हर एक दत्तक के पीछे, पॉपुलेशन के पीछे अपॉइंट होते हैं, ठीक है। उसमें भी आप देखो कि वो भी कम है। जैसे हमारे एक दत्तक में अगर स्वयं सेवक अगर हमने 17 दिए हैं तो 7 ही हैं, तो 50% भी नहीं है, तो काम कैसे होगा? गटर, गलियों का गटर, वो सब साफ कैसे हो? टॉयलेट कैसे साफ होंगे? टॉयलेट्स भी साफ नहीं रहते हैं क्योंकि कोई आदमी साफ करता ही नहीं है। तो क्या इस तरीके की ज़िंदगी लोग जी रहे हैं? महिलाओं के लिए उन्होंने वादा किया था कि पब्लिक टॉयलेट में सैनिटरी वेंडिंग मशीन्स डालेंगे, कहाँ है वेंडिंग मशीन्स? मगर डॉक्टर साहब, केवल आपके वार्ड में या आर साउथ में या आर दक्षिण में ही ये कर्मचारियों की समस्या है कि 227 वार्ड है, 227 वार्ड में भी संख्या कम है? सभी में ये समस्या है, सभी में समस्या। जो सत्ता पे बैठे उनके तो मुंह पे ताले लग चुके हैं, उनके यहाँ भी ये तकलीफ है, लेकिन बोलना नहीं चाहते हैं। तो हम तो आवाज़ उठाएंगे ना, हम चुप क्यों बैठेंगे? जब तकलीफ है लोगों को, जब लोगों ने हमको विश्वास से चुन के दिया है, तो लोगों की आवाज़ बन के चुन के दिया, तो हम तो आवाज़ उठाएंगे। हम तो बोलेंगे कि तुम्हारा बजट पूरा फेल है, 100% फेल है, क्योंकि खाली बुक में आप लिख रहे हो, उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो कहीं नहीं होती है, इतने सालों से भी नहीं हुई, आज भी नहीं हुई है। तो बस हम अपने लोगों के लिए लड़ेंगे और पूरे तरीके से लड़ेंगे और न्याय देंगे अपने लोगों को। आवाज़ में ही ताकत है, शक्ति है, और शक्ति में ही हमारी जीत है, तो हम करेंगे। नचको, मैं आपको बताना पड़ता है, तो डॉक्टर साहब ने जिस तरह से कहा है कि हमेशा सत्ता फेल होती है, जिनका बजट पूरी ढंग से फेल है, जिस तरह से उनको करना चाहिए तो नहीं किया। आज 202 आर साउथ आर दक्षिण दो प्रभाग में की यही स्थिति है, कर्मचारियों की कमी हो गई है, जो कि डेंगू और मलेरिया के बहुत तेजी से प्रकोप बढ़ रहा है। उसको लेकर के सभागृह में डॉक्टर साहब ने मुद्दा उठाया, 10 को अभी 227
227 वार्ड है, 227 वार्ड में जो गार्डन डिपार्टमेंट में आता 2-2 महीने का पगार नहीं मिला दर्शकों, ये सबसे बड़ी बात है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, पूरा भ्रष्टाचार में जब चुनाव नहीं हुआ था तो वही पैसा पूरा इस्तेमाल हुआ है। आज पैसे कम पड़ गए, कर्मचारियों को पगार नहीं मिल रहा है, लोगों की भर्ती नहीं हो रही दर्शकों, ये सबसे बड़ी बात है। आज ये पूर्ण रूप से जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, आए दिन में मैं सभागृह में ये आवाज बुलंद करूंगी और उनको बताऊंगी कि कैसे शासन चल रही है, और पूरी जनता को बताने का काम करूंगे कि ये भाजपा और शिवसेना की सरकार किस तरह से सरकार चला रही है। महानगर का क्या पूरी दुनिया को बताने का काम करूंगा और इनका भ्रष्टाचार जो तरह था उसको खोल करके रख दूंगे।